शाम बखैर और आप सबको द ब्लैक होल के नायल ऑडिटोरियम में खुशामदीद। थिएटर, सिनेमा, मौसीकी, रक़्स, फ़िल्म, आप फ़नून लतीफ़ा और इज़हार की कोई भी सिन्फ़ लें, वो महज़ तफ़रीह नहीं बल्कि तहक़ीक़, मुज़ाहमत और समाजी शऊर का ज़रिया बनकर हमारे सामने आती है। इसी निस्बत से आज की शाम हमारे साथ हैं आनंद पटवर्धन, जो सरहद पार से हमें जॉइन कर रहे हैं। आपका शुमार भारत बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जनूबी एशिया के अहम तरीन डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर्स में होता है, जिनका काम तकरीबन निसफ़ सदी पर मुहित है। आपने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए इंतहा पसंदी, वायलेंस, आज़ाद पात की तफ़रीक, एटमी या जौहरी कौम परस्ती और तरक्की के नाम पर होने वाली नाइंसाफ़ी जैसे मौज़ूआत को निहायत जुर्रत और हौसलामंदी के साथ हमारे सामने रखा और हमें आईना दिखाया। इस उम्मीद के साथ कि कभी वो यहाँ इन पर्सन भी मौजूद हों। आज तो खैर हमें वो ज़ूम पर ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर आपका यहाँ भरपूर स्वागत और जी खैर मकदम। और अब मैं फ्लोर हवाले करता हूँ परवेज़ हुद भाई साहब के नाम, जो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप सबकी आमद का शुक्रिया। जी, बड़ी खुशी होती है आनंद आपके इधर होते हुए। हाँ, 2006 में आप पाकिस्तान आए थे इकबाल अहमद डिस्टिंग्विश लेक्चर्स के लिए लाहौर, और मुझे अब याद नहीं आ रहा कि आप इस्लामाबाद भी आए थे कि नहीं। बहरहाल ब्लैक होल इस्लामाबाद में है और ब्लैक होल में आपके बहुत से मद्दाह हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ जो लोग इकट्ठे हैं उनको बताता चलूँ कि आनंद की पैदाइश बम्बई में हुई थी। उसके बाद वो फिर अमेरिका चले गए, कैलिफोर्निया मेरा ख्याल है, और उधर वो एंटी वियतनाम वॉर्स में हाँ, कैलिफोर्निया बॉस्टन गया था मैं। बॉस्टन गए थे। अच्छा हाँ, अच्छा बॉस्टन के पास। अच्छा। तो बॉस्टन में तो मैं भी था, मैंने आपको कभी नहीं देखा वहां पे। तो उधर उन्होंने ये देखा कि अमेरिका के स्टूडेंट्स अमेरिका की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये वो मौका था कि उन्होंने पहली बार कैमरा उठाया और फिर उधर से जो उनका सफ़र शुरू हुआ वो फिर 50 सालों पर मुहित है। तो आज हिंदुस्तान के बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री मेकर्स में शुमार होते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सर फेहरिस्त आनंद पटवर्धन का नाम है। कोई 14 या 15 इनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कुछ बहुत लंबी हैं, कुछ छोटी हैं, 5-6 मिनट की भी, जिनकी झलक आप अभी देखेंगे। मैंने इनसे कहा था कि कुछ 15 मिनट के लगभग वो कुछ इनके सेक्शंस काट कर हमें भेजें, वो आप देखेंगे। लेकिन आपको ये दिखाई देगा कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री मेकर है, एक फिल्म मेकर है, जो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं करता, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं करता, सिर्फ फिल्म बनाने के लिए नहीं करता। ये उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, खा वो जो मुंबई के गरीब हैं, जिनके घरों को बुलडोज किया गया इस ख्याल से कि बम्बई में गरीब लोग बहुत हैं, तो अच्छा तो नहीं लगता ना कि अगर आप बाहर वालों को बुलाएं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें। और ये बिल्कुल वही बात है जो हमने पिछले दिनों देखा है, अब भी देख रहे हैं इस्लामाबाद में, कराची में, कि पूरी की पूरी आबादियों को इन्होंने पलक झपकते में खत्म कर दिया। तो आनंद उन लोगों के साथ जुड़ गए, उनके साथ साथ वो एहतजाजात में शामिल हो गए और ये सब कुछ रिकॉर्ड करते रहे। अच्छा, फिल्म बन गई, मगर फिल्म कौन देखेगा? और ये वो जमाना था जब कैमरा वैसे नहीं होते थे जैसा कि अब हैं। उनके अंदर तो वो सेलुलॉइड फिल्म होती थी, वो फिल्म फिर डेवलप होती थी। अच्छा, कोई वो डेवलप भी ना करे बम्बई में, वो कहते हैं ये तो एंटी स्टेट है, तो वो करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो उन्होंने खुद अपने ऐसे तरीके निकाले।
अच्छा चलिए फिल्म भी बन गई, लेकिन दिखाने के किसको दिखाया जाए? आखिर ये वो जमाना नहीं था ना यूट्यूब वाला, तो उस वक्त इन्होंने गरीब बस्तियों में घरों में जाकर वो फिल्में दिखाई हैं। फिर चलिए ये अच्छी बात होती है कि 2 4 10 घरों में दिखा दें, लेकिन फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? उस वक्त इंडिया में एक ही टीवी चैनल था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन तो ये दिखाने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने मुकदमा कर दिया दूरदर्शन के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको दुनिया ने सराहा है, लेकिन हम क्यों नहीं इसको दूरदर्शन पर दिखा सकते? और कमाल की बात यह है कि वो जीत गए उसमें, और फिर एक दफा नहीं, 2 दफा, 3 दफा, पता नहीं वो बताएंगे हमें कितनी दफा जीते हैं। लेकिन ये इनकी कमाल की बात है ना, ये डरते नहीं है, दबते नहीं है, निडर हैं, बस लड़ते रहते हैं। तो अब हम इनकी ये फिल्म देखेंगे, फिर कुछ मेरी और इनकी आपस में मुख्तसर गुफ्तगू होगी, जिसके बाद फिर हम सब इस डिस्कशन में शरीक हो सकेंगे। तो अब प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है और नजर आएंगे। तो आनंद, अब हम आपको देख सकते हैं। ओह गुड गुड, देयर यू आर। आप हमें देख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ओके गुड गुड। अच्छा, इधर हमने बत्तियां थोड़ी सी कम की हुई हैं, इसलिए कि मैंने बताया ना, इधर इस्लामाबाद में लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त, वो तेल खत्म हो गया उनका। हाँ अच्छा ओके। तो अब हम आपकी जो फिल्म है, फिल्म्स के ये जो सेक्शंस हैं, कटिंग्स हैं, वो हम कुछ देखते हैं, तो उसके बाद फिर हम आपके साथ डिस्कशन करें। ठीक है? ठीक, ओके गुड। अब आप रूम में लाइट बंद कर दीजिए फिल्म देखने के लिए। बाल बच्चा का अपना तो लेके फुटपाथ पे पड़ेला है। तुम तो टिपकोटर में तो अपना आवाज भर लेता है, फिर वो गरीब गोरू का कुछ करता है क्या नहीं करता? हाँ, उधर सोना भी नहीं देता, खाना पकाना भी नहीं देता, और कुछ भी नहीं है। वो बच्चा का 1 सटन भी हो गया कल, रक्षा का नीचे आया बच्चा रात को, रोड पे सोए यहाँ पर। अभी अपना कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? अपना कुछ है इलाज? कोई गरीब के लिए है? कोई भी नहीं। फोटो काढून घ्यायला तेवढं है। 4 महीने तो अपने को बारिश के लिए तो बंदोबस्त करो, बारिश जाने के बाद में अपन कहाँ भी चले जाए। 4 महीने के लिए मुंह छुपाने को तो जगह दो, उतना भी मुंह ना छुपाने को जगह देता तुम लोग। इसकी फोटो काढून घ्यायला खाली अपना कहना करने का, अपना नाम बढ़ाने का, फोटो निकालने का, बस। अपने क्या करता है तुम लोग ने? तो कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा गवर्नमेंट ने अपने को फेंक दिया, तुम्हारा हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। गरीब का फूट मत खेचो, इसमें तो बहुत ही है। काय खेचायचे गरीबाची फोटो? पैसे वाला का है, गरीब का कोई नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है गरीब का।
अभी फेडरेशन के लोग बंदी करवा रहे हैं कि कोई भी सिख सिगरेट दारू नहीं पी सकता है, ये सही? जो तम्बाकू पीता है ना, अमृत छक के, वो अमृत भंग करता है। कोई भी कराहत करता है, तम्बाकू पीता है, शराब पीता है, उसको हम सजा देंगे। वो कोई भी सजा हो सकती है, मौत भी हो सकती है। जो हमारा यानी कि हुक्मनामा होगा उसके ये साथ। ऐसा आपने ऐलान किया है? ऐलान कर दिया। जो सिख तम्बाकू बेचते हैं ना, वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। जो सिख होकर अपनी दुकानों पर तम्बाकू आज तो शराब शुरू भी शराब के ठेके भी है, ठेके वाले भी उनको शराब भी भी माफ कहा नहीं गया किया है जाऊगा। भी तुम सिगरेट कोई पीता है, उसको आप गोली से मार देंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा। वो सिर्फ जी जो साढ़े सिख नौजवान है जी। देखो डिसिप्लिन बनाने वास्ते तो करना ही पैंदा कोई ना कुछ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, अगर फौजी कोई मतलब वर्दी नहीं पाता तो कोर्ट मार्शल हो जाता कि नहीं? अच्छा, आज आप भगत सिंह दिवस मना रहे हैं? हाँ जी, भगत सिंह। मगर भगत सिंह ने तो खुद कहा था मैं सिख नहीं हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ। वो तो कम्युनिस्ट थे। नहीं, बाद में पता लगा है कि वो धर्म को भी मानते थे। नहीं, पहले सेक्स है जी, पहले सिख थी, बाद में जब वो तो जब जेल से गए वो तो फिर हो गए। समझा टाइम प्लानिंग थी उनकी। जब मुश्किल में उलझ गए तो उन्होंने केस कटा दिए, नहीं तो धार्मिक तो थे। मगर उन्होंने किताब लिखी थी कि मैं नास्तिक हूँ, तो इसके बारे में क्या सोचना? भगत सिंह से जो वो जुल्म के खिलाफ लड़े थे, और हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम भगत सिंह की बरसी मना रहे हैं। मगर भगत सिंह ने तो ये भी कहा था कि भाईचारा होना चाहिए हिंदू सिखों का। हम भी कहते हैं, हम भाईचारा तो चाहते हैं, भाईचारा नहीं चाहते। हम भी किताब, भगत सिंह की किताब तो लिखी हुई है, उन्होंने खुद जो किताब भी क्यों नास्तिक हूँ, जो किताब भी लिखी है ना कांग्रेसियों ने लिखी है, अपने शब्द नहीं है, वो सिख उन्हें नास्तिक नहीं किया जा सकता। हम अपने धर्म को मानते हैं। हम भगत सिंह को इसलिए उनका ये समागम मना रहे हैं क्योंकि वो भी जुल्म के खिलाफ लड़े और हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मगर धर्म के लिए वो नहीं लड़े थे ना। हम जुल्म के लिए तो लड़े थे ना। जुल्म के खिलाफ तो लड़े थे, गुलामी के खिलाफ। जो जुल्म के लिए लड़ता है वो धर्म ही है। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले जिंदाबाद, संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले जिंदाबाद। भाई अमरीक सिंह जिंदाबाद, भाई अमरीक सिंह जिंदाबाद, भाई अमरीक सिंह जिंदाबाद। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। फांसी कोहड़ी में तो हम 20 दिन पहले हम उनसे मुलाकात की, लास्ट इंटरव्यू पे हम लोग थे, तो वो लास्ट पे पत्र जो है वो मेरे नाम पे है, कुलतार सिंह के नाम पे, तो उसमें हम उनसे मिल के आए हैं। वो मजहब को तो आखिर वक्त तक उन्होंने इसको नहीं कहा, बल्कि उनको एक हेडवार्डर गया तो उसने कहा कि जी प्रार्थना कर लो, आखिरी टाइम आ गया, तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर हो भी तो आज मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करूंगा कि परमात्मा कहेगा कि आज तक तो ये मुझे मानता नहीं था, आज मौत को देख के इसने मुझे मानना शुरू किया। तो उन्होंने तो अपने हर बात से, हर एक्शन से इस बात को किया कि हम सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट समाज में यकीन रखते हैं। सरदार भगत सिंह पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने बड़े जोर से सोशलिस्ट समाज के आदर्श को पेश किया और लास्ट मिनट तक गीत गाते हुए गए। उनके दिल में मौत का कोई डर नहीं। तो उस भगत सिंह को खास तौर पर ये कोशिश करके कि उसको सिख बनाया जाए, तो उनकी जो एक अपनी, क्योंकि जो चाहते थे कि मैं एक नौजवान के तौर पर लोगों को सामने आऊं, उसकी बजाय हमने उसको एक पगड़ी बंधे हुए सिख के तौर पे बुत बना के खड़ा कर दिया ताकि आते जाते वो इस तरह लगे। ये एक बहुत बड़ी मतलब अटैम्प्ट है जो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ब्रिटिश ने कोशिश किया उनको करने का, दूसरी दफ़ा एक ट्रैवल है कि पहले उसको कौमी हीरो बनाओ, फिर उसके बाद उसको सांप्रदायिकता का मतलब चिन्ह बना लो और फिर उसके नाम पे मतलब करो। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत के नौजवानों की खुशकिस्मती है कि भगत सिंह ने जो सोचा, जो कहा, उन्होंने लिखा, मतलब इतना कुछ लिख के छोड़ गए कि भगत सिंह को मतलब आप बदल नहीं सकते। Judgment is already too well known. Within a week it is to be pronounced.
What is the consolation, with the exception that I am going to sacrifice my life for a cause? A God-believing Hindu might expect to be reborn as a king. A Muslim or Christian might dream of the luxuries to be enjoyed in paradise. But what am I to expect? I know that the moment the rope is fitted round my neck and the rafters removed from under my feet, that will be the final moment. A short life of struggle with no magnificent end shall be the reward, if I have the courage to take it in that light. On the morning of the 30th, car sevaks have been prevented from crossing the Saryu Bridge into Ayodhya. As they are arrested, they exhort the police to support the Hindu cause. मंदिर वही बनाएंगे। रामचंद्र महाराज राम की जय। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसको को उठा कर रहेंगे। ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। और 3,500 करेंगे बड़ी बड़ी। अरे भगवान भी तो हम ही हैं। भगवान का रूप हमारे अंदर है। हम जाएंगे तो मस्जिद भी तोड़ेंगे। भगवान का रूप हमारे अंदर वो, अगर वो इसको कलंक को अपने माथे पर लगा करके रखना चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मुलायम सिंह, तो वो बना करके इसको उठा करके और कहीं रख ले, लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर। गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर निर्माण होगा। लेकिन अब पंजाब की तरह से हम अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। एक गौर कीजिए कि महात्मा गांधी को भी गोली किसने चलाई? गॉडसे ने। गॉडसे कौन था? हिंदू। हाँ क्यों चलाई? क्यों चलाई? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हर आदमी गॉडसे ही बन जाएगा फिर तो। आप समझते हैं कि जो गॉडसे ने गांधी की हत्या की अच्छी बात थी? हाँ बिल्कुल सही किया है उन्होंने, बिल्कुल सही किया है। जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। और एक बात, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वीपी सिंह हो, उसका अंजाम यही होगा। लेकिन हम यहाँ धर्म नगरी में आए हैं, मंदिर का निर्माण करने आए, लड़ने नहीं आए हैं। महात्मा गांधी की भी हत्या आपका आप समझेंगे ठीक है? बिल्कुल सही किया है उसने, गॉडसे ने कोई गलत नहीं किया। और धिक्कार है कि जो 70 करोड़ हिंदुओं को एक तरफ रख करके 10 करोड़ मुसलमानों के तलवे चढ़ता फिर रहा है। धिक्कार है ऐसे हिंदू होने पर। अच्छा, आप कौन से जात के हैं? हम हिंदू हैं, खत्री। खत्री सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। अच्छा, उसके मगर जात कौन सी आपकी? छत्री। छत्री क्षत्रिय यानी राज। अरोड़ा। अरोड़ा भैया, अरोड़ वंश के हैं हम। और हारे हैं भैया, इनको पूरा कर लेने दो। हमारा झगड़ा इंटरव्यू पूरा कर लेने दो। हाँ ये आप कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट एटा। और क्या करते हैं आप? हम पंडा हैं गंगा जी के। आप क्या करने आए हैं? परिक्रमा देने। परिक्रमा देने हैं? हाँ। और कार सेवा के लिए भी आए कि नहीं? हाँ हाँ, सिर्फ परिक्रमा करने? सिर्फ परिक्रमा। तो आपको मालूम था कि यहाँ पे कार सेवा भी ये लोग कर रहे हैं, राम जन्मभूमि? हाँ, ये मालूम है, मगर हमको जब कर्फ्यू खुल गया और जब हमको कल भी हमने सुना कि परिक्रमा लगेगी
तो फिर हम आए। यानी आपको ये मंदिर के और मस्जिद के झगड़े से कोई लेना देना कोई नहीं? लेना देना नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद भी रहे और मंदिर भी रहे? कोई नहीं। हम तो जाके मंदिर में ठहरेंगे, एक मंदिर में, यहाँ एक मंदिर है सागरिया पट्टी में, वहाँ ठहरेंगे। अच्छा, हाँ। तो आप ये नहीं कह रहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे? कौन? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने चश्मा को और खो गया सो अंधे और हो गए। अच्छा, हम क्या कहेंगे अब? हाँ हाँ, तो चलिए चलें आप गाड़ी बैठे। चश्मा आपका गायब हो गया? हाँ, चश्मा गिर गया। प्रोटेस्टंट पंथ का आला ख्रिस्ती धर्मामध्ये? तो सुधारणा घडवणारा पंथ होता ना. सुफी पंथ का आला इस्लाम मध्ये? हिंदू मध्ये ही षडदर्शनं का आली? महावीर काय, बुद्ध काय, चारवाक काय, ह्या सगळ्या चळवळीचा जो उदय झालाय तो धर्म चिकित्सेतूनच झालेला आहे आणि त्याच्यातूनच धर्मनिरपेक्षता आलेली आहे. राज्य सत्ता आणि धर्मसंस्था ह्या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. जर राष्ट्र सेक्युलर नसेल तर ते तुम्हाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता देऊ शकत नाही. ते विज्ञानाला प्रोत्साहन देऊ शकत नाही. हे जे नव्या काळामध्ये ज्या गोष्टी गळून पडायला पाहिजे होत्या त्या चिकट्याला लागलेल्या आहेत की नव्या शतकातला माणूस कधी नव्हे एवढा इनसिक्युअर झालेला आहे. ही असुरक्षितता दूर करण्यासाठी जग मूल तत्ववादाकडे निघालेलं आहे. विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी शाहिरी जलसा थोड्याच वेळात सुरू होत आहे. चारवाकाला जाळून मारला संपला नाही चारवा. चारवाकाला जाळून मारला संपला नाही चारवा. वंदन करतो चारवाकाला हलगीच्या ठेक्यात. हलगीच्या ठेक्यात विद्रोही शाहिरी जलसा. ज्ञानासाठी शंभू काता केला शिरच्छे. कापून अंगठा एकलव्याचा केला त्यांनी भेद. शंभुकाला एकलव्याला वंदन करतो. वंदन करतो न भांगनी काव्याशी लढतो. आम्हाला असं वाटतं की ही जयंती उत्सवाची जेवढी आहे विचारांची जयंती व्हावी. ज्यांनी ज्यांनी विवेकाचा विचार केला, ज्यांनी ज्यांनी इथल्या धर्मव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला, जगात अशा माणसांना मारण्यात आलेला आहे. संपविला देह जरी संपणार नाही मती. संपविला देह जरी संपणार नाही मती. धर्माचा गारद्यानो कशी रोखणार गती. मनुच्या कायद्याची दहशत फार होती. अज्ञानाचे होते राज सप्तबंदी होती. कोसला जातीचा डोलारा अघोऱ्या त्या रीती. कोसला जातीचा डोलारा अघोऱ्या त्या रीती. आला प्रज्ञा सूर्य भीम जाळून टाकली मनुस्मृती. धर्माचा गारदानो कशी रोखणार गती. सत्यासाठी सोक्रेटिस विष प्याला होता. कोपर्निकस वरती पोपचा रोष आला होता. मार्टिन ल्युथर धर्म द्रोही ठरला होता. गॅलिलिओ बघा तुरुंगात सडला होता. सत्य चिरडून इथं धर्म वाढलाय. फुल्यांसाठी मारे करी त्यांनी धाडलाय. गांधीजींचा धर्मांधांनी खून पाडलाय. गोळ्या
दुनिया पाश निश्चित पडलाय न्यायासाठी भोत मागे रोज रडलाय रक्ताच्या थारोळ्यात सफर पडलाय त्याच सत्यासाठी आज दाभोळकरांची आहुती त्याच सत्यासाठी आज पानसरेंची आहुती त्याच सत्यासाठी आज कलबुर्गींची आहुती धर्माच्या गारदानो कशी रोखणार गती तुम्ही उजेडाची फुलं फोडली किती सांगा धर्म क्रौर्याचा तुमचा हिशेब आज मांडा अंधाराला घेऊन आमच्या उजेडाशी भांडा अंधाराला घेऊन आमच्या उजेडाशी भांडा अज्ञानाचा होईल अंत असत्याची होईल माती धर्माचा गारदानो कशी रोखणार गती कशी रोखणार गती Anand, are you there? I'm here. I'm in a state of shock. So powerful. So powerful. भाई, आपने जिस तरह से आईना दिखाया है इंडिया को, सल्यूट टू योर करेज, सल्यूट। और काश के पाकिस्तान में कोई उठे और हमें आईना दिखाए। जो सलमान तासीर को कत्ल किया, जिस बेदर्दी के साथ उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड ने 22 गोलियां उसके अंदर भर दी, और वो मकाम इधर से कोई 2 किलोमीटर दूर है। अगर हम देखें कि वो जाहिल जो अब सड़कों पे दनदनाते फिरते हैं और जिनके मुंह से आग निकलती है, और ये वैसी ही आग है जैसे उन कार सेवकों की थी जो आपने दिखाया। खुदारा इस मुल्क के फिल्म मेकर्स उठो, वो करो जो आनंद ने करके दिखाया। I am speechless, Anand. How did you do this? You were there all the time. I can hear your voice in the camera. तो क्या ये वो उठाकर अपने कंधे पर हर तरफ फिरते थे? हाँ, मगर ये आप जो करते हैं वो वही तो मैं भी करता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं है। आपके पाकिस्तान में भी लोग हिम्मत से काम कर रहे हैं और हम एक दूसरों को मदद करते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। हाँ, और ज्यादा करना चाहिए, बहुत ज्यादा करना चाहिए। अच्छा चलिए अब बताएं, ये जो आपने राम मंदिर का दिखाया, जो आपने बनाई, दैट वाज 1990 ना, जब पहली बार मस्जिद टूटने से पहले। हाँ, तो जो जी, जब अडवाणी वहां गया था वो 1990 की बात है ना? हाँ, अडवाणी पहुंचा नहीं था, उसको अरेस्ट कर लिया था लालू प्रसाद यादव ने बिहार में ही, मगर कार से वक्त पहुंचे। अच्छा, और फिर जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा, खत्म किया, वो 1992 की बात है। 92 दिसंबर। तो ये फिल्म जो आपने बनाई, ये किस साल दिखाई गई दूरदर्शन पे? 91 में एक फिल्म कंप्लीट हो गई। फिर मैंने 92 में जब बाबरी मस्जिद टूटने के बाद और लालदास जी की हत्या होने के बाद मैंने एपिलॉग उसमें डाला 92 में ही या 93 में, और फिर वो पूरी जो आज जो फिल्म है वो 93 में बनी, मगर 91 में एक वर्जन बन चुकी थी। अच्छा, तो when was it shown on दूरदर्शन is my question। तो वो हम लोग दिखाते थे फिल्म। पहले तो सेंसर सर्टिफिकेट के लिए लड़ना पड़ा, वो तो हम जीत गए आसानी से, मगर बाद में हमने
फिर दूरदर्शन पे दिखाने के लिए लड़ना पड़ा हमें, तो वो केस करीब 3-4 साल चला। तो फाइनली जब फिल्म दूरदर्शन पे दिखाई गई वो 97 में, यानी बाबरी मस्जिद टूटने के 5 साल बाद। अच्छा, और ये अच्छे वक्त पे दिखाई गई या हाँ रात? बिल्कुल, हाँ नहीं, क्योंकि इसके पहले बम्बई हमारा शहर जो फिल्म अपने एक पहला एक्सेप्ट दिखाया था आज, तो वो फिल्म उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था। तो नेशनल अवार्ड मिलने के बाद मेरा दोस्त जो वकील है सेबेस्टियन, तो उसने कहा कि ये हम लोग दूरदर्शन पे इस फिल्म को दिखानी चाहिए। तो दूरदर्शन ने तो मना कर दिया, तो सेबेस्टियन के थ्रू हम केस लड़े, और वो केस हम 96-97 में जीते, और फिर वो फिल्म दिखाई गई दूरदर्शन पे। अच्छा, एंड व्हाट वाज द रिएक्शन? पहली बात ये कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्शन टू शोइंग दिस? वर यू अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ कम्युनलिस्ट और व्हाट? कम्युनलिस्ट नहीं, ये बॉम्बे सिटी, ये हमारा शहर, तो इट वाज बेसिकली गरीब अमीर का सवाल था। इट वाज नॉट अबाउट कम्युनलिज्म। तो बस वो तो उनका कहना था कि ये फिल्म सूटेबल नहीं, पहले तो उन्होंने इतना ही कहा कि सूटेबल नहीं है। फिर हमने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि इसको तो नेशनल अवार्ड हमारी सरकार ने दिया है। नेशनल अवार्ड में उन दिनों में जूरी जो होते थे, दे वर नॉट हैंड सिलेक्टेड, तो वो फिल्म को नेशनल अवार्ड जीतने के बाद हमने आर्ग्यू किया कि आपने ही अवार्ड दिया है, आप कैसे कह सकते कि जनता नहीं देखेगी इसको। तो फिर हम वो केस जीत गए। उसके बाद ऐसे ही हमें बहुत बार हमें लड़ना पड़ा। हर फिल्म के बाद जब भी कोई नेशनल अवार्ड मिलता था तो हम जाते थे दूरदर्शन के पास, वो रिजेक्ट करते थे, फिर हम कोर्ट में जाते थे। तो ऐसे हम 7 कोर्ट केसेस जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। अच्छा, ये तो फिर देखिए 1992 में बाबरी मस्जिद को ख़त्म कर दिया, और 2023 में राम मंदिर वहाँ उसी मकाम पर बना, उसी जगह 22 में, हाँ, 22 में, हाँ, और उस पर खूब वावेला हुआ। नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर गए, बहुत कुछ उधर हुआ, तकरीबात हुई। तो डिड यू फॉलो अप ऑन दैट? डिड यू हैव एनी प्लान्स फॉर गोइंग देयर? डिड यू think of having an epilogue 30 years later? वो तो अगर फॉलो अप करना चाहिए था, मगर अगर होता तो वो कॉमेडी बनती, क्योंकि वो बहुत देखने लायक था। वहां पे सब भारत के अमीर से अमीर लोग वहां पर पहुंच गए थे, और मैं तो नहीं गया, मगर ये राम के नाम फिल्म बहुत दिखाई गई उन दिनों में, क्योंकि जहां जहां पे भी लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये जो हो रहा है वो गलत है, तो सबने वो फिल्म दिखाने की कोशिश की। और क्योंकि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट भी मिला था और हम जीते थे, तो ऑफिशियली रोकना उसको अलाउड नहीं था, तब भी रोकी गई। कई स्क्रीनिंग डिसरप्ट हुए, गुंडे लोग पहुंच गए, कई बार ऐसे हुआ। यानी फिल्म दिखाना आज भी आसान नहीं है। उस वक्त तो खैर आपको सेंसर बोर्ड की क्लियरेंस मिल गई क्या? आज मिलती कि आप आज तो शायद नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती। आज तो सेंसर बोर्ड में जीतना बहुत मुश्किल। थोड़ा सा बताएं कि आजकल तो नेटफ्लिक्स में कोई हिंदू मुस्लिम रोमांस दिखाया जाए तो भी लोग ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ, तो बताएं, हाउ हैव यू सीन द एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप इन इंडिया? पिछले ज़मानों से शुरू करें और अब तक बताएं कि ये किन मराहिल से गुजरा है, कि पहले कितना खुला था और ये खुलापन कैसे वक्त के साथ कम होता चला गया? टेल अस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। हाँ, ये खुला था ऐसे नहीं कहूँगा, क्योंकि सेंसरशिप जो रूल है ये ब्रिटिश से, ये जो कानून है इनके पास सेंसर बोर्ड का वगैरह, ये सब इट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिश। और फिर वो आज़ादी
की लड़ाई को रोकने के लिए वो सेंसरशिप लगाते थे। उसी सेंसर बोर्ड की भूमिका हम, यानी उसी प्रिंसिपल्स को हम आज भी चलाते हैं। हमारा कहना है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को तो सेंसर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल टीवी पे न्यूज जब आप देखते हैं वो कोई सेंसर होके थोड़ी आती है, वो तो कोई भी कैमरा ले जाता है, सड़क पे फिल्म करता है, वो टीवी पे आ जाता है। तो क्योंकि उनको अलाउड तो सबको अलाउड होना चाहिए। मगर एनीवे ये सेंसरशिप के खिलाफ लोग पहले से लड़ते आए हैं। इन्हें मेरे ख्याल से बहुत ऐसे, मैंने जो, हम लोग जब कोर्ट में गए तब हमने बहुत स्टडी किया। तो जैसे के अब्बास की फिल्म में थी टेल ऑफ 4 सिटीज, उसको भी रोका गया था। उसके फिर ये भीष्म साहनी की जो फिल्म थी पार्टीशन पे, उसको भी रोका गया था। मगर ये सब लोग लड़े कोर्ट में और अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं, तो उन्हीं के आधार पे हम भी कोर्ट में गए और उन जजमेंट्स को कोट करते हुए हम आगे बढ़ते गए और जीते। तो ये इंडियन जुडिशरी का कमाल है कि आप फिर भी जीत सके इसमें। हाँ, तो ये कोर्ट में काफी अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, मगर आज के जमाने में ये कोर्ट में जीतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल मैनेज हो जाता है कोर्ट भी। इसके बाद आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जंग और अमन के नाम से शायद, हैं, जो न्यूक्लियर टेस्ट 1998 के बाद थी, और आपने पोखरान से शुरू किया था और आगे उसके बाद चलते चले गए। तो थोड़ा सा उसका बताइए, उसका क्लिप होता तो बड़ा अच्छा होता अगर आप हमें वो मुझे देते। डालना चाहिए था वो क्लिप भी। हाँ, तो बताइए उसके बारे में थोड़ा सा, और तो उसका रिस्पांस, रिएक्शन क्या। हाँ, वो फिल्म ऐसी थी कि क्योंकि उसी फिल्म के दौरान मैं पाकिस्तान पहली बार आया, क्योंकि 99 में पाकिस्तान इंडिया फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, जिसमें मैं शामिल हूँ, हम लोगों ने करीब 200 लोग आए थे इंडिया से, और हम लाहौर से फिर पेशावर गए, पेशावर में मीटिंग हुई, और तो वो भी उसका इस फिल्म में है। बाद में मैं कराची भी गया, वो भी है फिल्म में। तो ये, और इस फिल्म को कराची में भी अवार्ड मिला, एक कारा फेस्टिवल हुआ करता था, उसमें भी अवार्ड मिला, और मुंबई के फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला। तो इसी फिल्म को इंडिया और पाकिस्तान दोनों के फिल्म फेस्टिवल ने अवार्ड दिया था। और आपको शायद याद हो कि 2005 या 6 में आप इधर आए थे इकबाल अहमद डिस्टिंग्विश लेक्चर के लिए, और वो फिल्म उस वक्त दिखाई थी। तो मुझे उस वक्त से ये याद है। दैट्स 20 years ago। जी हाँ, यस, और बहुत अच्छा टूर रहा, हम लोग कई जगह गए। हाँ, और वो फिल्म पाकिस्तान के टीवी पे भी दिखाई गई थी, वॉर एंड पीस। और उसमें उसके बाद क्योंकि वो टीवी थोड़ा डर रहा था कि हम ये दिखाएंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें आप भी थे। वो भी क्लिप मैं आपको भेज सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। बहरहाल इधर वो चीज जो इंडिया के खिलाफ जाती है वो तो यहाँ दिखाई जा सकती है, जो चीज पाकिस्तान के खिलाफ जाती है वो तो कभी नहीं। वो तो दोनों तरफ यही उसूल है। उसके बाद आप क्या करते रहे आफ्टर जंग और अमन? जंग और अमन के बाद बहुत सारी फिल्में की, एक के बाद एक। जंग और अमन के बाद फिर नर्मदा घाटी में जो बड़ा डैम बनाया जा रहा था उसके खिलाफ एक फिल्म बनाई। फिर दलितों की समस्या पे फिल्म बनाई, जय भीम कॉमरेड, जिसका थोड़ा सा हिस्सा अभी दिखाया था। और फिर विवेक, क्योंकि 2014 के बाद माहौल खराब हो गया और कई रैशनलिस्ट की हत्या होने लगी,
जैसे दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, ऐसे 4 जनों की हत्या हुई। तो उसके ऊपर मैंने एक रीजन नाम की फिल्म बनाई, विवेक, और इंग्लिश टाइटल है रीजन। और फिर बाद लास्ट फिल्म जो मैंने बनाई है वो अपने फैमिली पे फिल्म बनाई, क्योंकि मेरे माता पिता बुजुर्ग होने लगे, तो मैंने सोचा कि मैं मेरी खुद की मेमोरी के लिए मैं होम मूवीज बना रहा था, मैं घर पे ही कैमरा घुमा रहा था। तो फिर उनके जाने के बाद मैंने उस कोविड के ज़माने में मैंने एडिटिंग करना शुरू किया उस फिल्म का, और उस फिल्म का नाम है द वर्ल्ड इज फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, ये जो फिल्म आपने बनाई थी विवेक के नाम से, अव्वल तो ये बताएं कि हिंदी में ये इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? व्हाट इज इट इन इंग्लिश और उर्दू? विवेक। विवेक, विवेक इज काइंड ऑफ वर्ड, probably means wisdom of some kind, conscience, wisdom इस तरह का वो है। This actual literal translation would be the ability to discern between right and wrong, or so yeah, it's a kind of reason. English is the closest one can get to it in English is reason, but reason is a little bit inadequate to describe what Vivek actually is. मैं बहुत हैरान हुआ असल में, और बहुत दुख भी हुआ जब गौरी लंकेश और नरेंद्र दाभोलकर और ये लोग जिनको मैं बस दूर से ही देखा था, मगर इनकी बात में कोई ऐसा इश्तियाल नहीं था, ऐसे नहीं कि इनके मुंह से कोई आग बरस रही होती। दे वर वेरी काम मेजर्ड पीपल, वेरी सोबर, और वेरी सोबर। तो फिर इतना एक्सट्रीम रिएक्शन कैसे आया है हिंदुस्तान में ऐसे बिल्कुल माकूल लोगों के खिलाफ? पाकिस्तान में तो हमने ये नहीं देखा है। ये इंडिया में कैसे हुआ? इंडिया जो साइंटिफिक टेम्पर का था नेहरू के ज़माने में, तो ये बात थोड़ा सा समझाएं, बिकॉज इट्स अ लिटिल पजलिंग फॉर अस। हाँ, ये धीरे धीरे होता गया है, और साइंटिफिक टेम्पर की बात करने वाले लोग कम हो रहे हैं, और फैनेटिक्स बढ़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, मुझे लगता है ये परमानेंटली ऐसा नहीं रहेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री में तो ऐसे वेव्स चलते हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर द टाइड टू टर्न। हो सकता है कि ये जो ईरान में जो हो रहा है इससे भी टाइड टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शायद बनेगा, यानी जो लोग दुनिया चला रहे हैं वो शायद कमजोर हो जाएंगे। ठीक ठीक। अच्छा, अब चूंकि हमारी बैटरी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, इधर लोड शेडिंग हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि आप ऑडियंस के साथ बराह रास्त इंटरेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपके दोस्त अब्दुल हमीद नैयर को माइक्रोफोन दिलवाऊंगा पहले। आनंद, glad to see you. How are you, sir? Glad to see you. बहुत खुशी हुई। ये आपको बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले आपकी फिल्मों को, उनका जिक्र नहीं किया आपने। कहाँ का आपने दिखाया और कैसे उसके रिस्पॉन्सेज रहे? हाँ, अवार्ड तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अवार्ड से थोड़ा सा इतना ही फर्क पड़ता है कि ज्यादा लोग शायद अट्रैक्ट होते हैं कि फिल्म में क्या है, कि अवार्ड क्यों मिला है, तो इसी का फायदा होता है। मगर यानी हमारी कोशिश होती है कि लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाए, तो अवार्ड का अगर वो फायदा होता है तो अच्छी बात है। सही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये है कि बाहर आपकी फिल्में काफ़ी दिखाई गई हैं और लोगों ने देखी हैं, जगह जगह कैंपसेस पे ख़ास तौर पे गालिबन दिखाई गई हैं। तो कैंपसेस में अमेरिका में बहुत फिल्में डीवीडीज यूनिवर्सिटीज ने खरीदी हैं, तो ये काफ़ी
दिखाई जाती है अमेरिका में। तो आर्ट के एरिया में आपके फॉलोअर्स हैं इंडिया में, ऐसे लोग के जो आपके थीम्स को फॉलो करते हो और खुद बनाते हो इश्यूज पे फिल्में? यानी हम लोगों के फॉलोअर्स हैं, लोग मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मगर हम यानी जो लोग भी यानी सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिकता यानी ये शायद कम्युनलिज्म के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, पीस के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा जो ग्रुप है वो हर चीज में शामिल होता है, तो इस तरह से लोग हैं। Glad. Wonderful excerpts, really impressive. मेरा आपसे दो सवाल हैं। पहला ये कि मसाइल तो हज़ारों हैं, सो व्हाट इज़ इट, आपकी सारी फिल्मों में कॉमन जो थ्रेड है वो है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट ईवल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन सारे मसाइल में क्या चीज़ है जो आपको क्लिक करती है कि नहीं इस चीज़ पे मुझे फ़िल्म बनानी है? पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि बीइंग अ वुमन इन दिस सब कॉन्टिनेंट, आई नो कि औरतों के यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, देयर इज़ रैम्पेंट मिसोजिनी बोथ इन पाकिस्तानी एंड इंडियन सोसाइटी। तो औरतों के हवाले से आपका काम, उसके बारे में ज़रा बताइएगा प्लीज़। तो डायरेक्टली औरतों के बारे में फिल्म मैंने नहीं बनाई है, मगर एक फिल्म जो बनाई सांप्रदायिकता के खिलाफ, कम्युनलिज्म पे ही फिल्म है, जिसका नाम है फादर सन एंड होली वॉर, पिता पुत्र और धर्म युद्ध। क्योंकि हर धर्म में, हर मजहब में कॉन्सेप्ट ऑफ होली वॉर होता है, और ये एक्चुअली मैं कम्युनलिज्म के खिलाफ ही फिल्म उन दिनों में बना रहा था। ये वही टाइम है जब राम के नाम भी बनाई गई, और उन मित्रा दी याद प्यारी पंजाब में जो हो रहा था उसके बारे में भी वो फिल्म बनाई गई। मगर फिर मैं जहाँ पे भी रिलीजियस कोई अपसर्ज होता था मैं वहाँ पर पहुँच जाता था कैमरा के साथ। तो एक बार मैं गया राजस्थान में जहाँ पे सती हुई थी, यानी औरत को अपने शौहर के साथ जलाया जा रहा था, जलाई गई थी जिंदा। तो और फिर मैंने देखा कि लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी सती एक यानी गॉडेस हो जाती है और उसको मानते हैं। तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि ये सिर्फ सांप्रदायिकता, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात नहीं है, इसमें मर्दांगी भी है। तो ये कनेक्शन जो मैस्कुलिनिटी और मेल सोसाइटी और कम्युनलिज्म का जो कनेक्शन है उसको मैंने एक्सप्लोर किया उस फिल्म में। उसका भी एक्सेप्ट मैं डालना चाहिए था, मगर बहुत लंबा हो जाता है ये सब। मेरी फिल्में काफी लंबी हैं। आनंद, इससे मुताबिक नरेंद्र मोदी के बहुत से सपोर्टर्स हैं जो ये कहेंगे नहीं जी सती तो हम मानते ही नहीं है, ये हिंदू मत की चीज है ही नहीं। तो ये हाउ प्रेवलेंट इज दिस इन, इसकी सपोर्ट किस हद तक है हिंदू सोसाइटी में, आजकल की हिंदू सोसाइटी में? नहीं, ये सपोर्ट तो नहीं है। सती इज एन कंप्लीटली आउटडेटेड थिंग। बहुत यानी 1987 में हुआ था एक, यानी कुछ एग्जांपल्स कभी हो जाते हैं, मगर इट इज नॉट अ प्रैक्टिस एट ऑल। मगर मैंने उसका एग्जाम्पल लिया क्योंकि वो जो मर्दांगी है और जो मेल डोमिनेंस है वो सिर्फ सती में नहीं दिखाई देती है, हर चीज में दिखाई देती है। और यहाँ तक तो मैंने जो एफ्रोडिजियाक सेलर्स हैं रोड पे बेचते हैं और वो कहते हैं कि तुम मर्द बन जाओ, हमारी दवा खाओ तो मर्द बन जाओगे, शिलाजीत या जो भी है, तो मैंने वो भी शूट किया था। और फिर मैंने पाया कि ये जो पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस देते हैं कि तुम असली मर्द बनना है तो मुसलमानों पे अटैक करोगे तो असली मर्द बन जाओगे, तो ये उसी तरह की दवा वो भी बेचते हैं एफ्रोडिजियाक वाली। तो वो कनेक्शन हमने दिखाने की कोशिश की कि मेल साइकी क्या है और कम्युनलिज्म और ये मैस्कुलिनिटी का क्या कनेक्शन। अच्छा अंश साहब, आपके जितने भी थीम्स हैं जाहिर है कि सारे साउथ एशिया में इक्वली अहमियत रखते हैं, हमारे लिए भी बाकी ममालिक के लिए भी।
तो कुछ फोरम्स तो ऑफिशियल हैं, जैसे सार्क है, इस तरह के और भी हैं यकीनन छोटे बड़े, और कुछ जो है आपके अपने इस मीडियम में साउथ एशियन कोई अवार्ड्स भी यकीनन हैं फिल्म में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में। तो ऐसा मुमकिन है कि कुछ इन फोरम्स के थ्रू आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़, हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे, यहाँ वो आएँ, और इस तरह की जितनी भी लोग आपके यहाँ हैं, फ़र्ज़ किया हमारे यहाँ हैं तो वहाँ जाएं। कुछ ऐसे फोरम्स को भी कुछ जगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और इसलिए अभी हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान इंडिया फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में। मैं नहीं जा पाया, मगर ये हमारी कोशिश तो जारी रहती है कि हम एक तो विजिट्स करते रहें, इंडिया के लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लोग इंडिया में आए, और क्योंकि बैक चैनल्स की फ्रेंडशिप तो बननी चाहिए, तब तो जाके हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों पर, हमारी सरकारों पे। तो सार्क हो या जो भी फोरम्स हमें मिलते हैं, उसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। आज के ज़माने में हमारे विजिट्स बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट, मगर पहले मेरे ख्याल से मुशर्रफ के टाइम पे हम लोग काफ़ी आसानी से आ जाते थे, और पाकिस्तान के लोग भी इंडिया में आ जाते थे, तो वो काफ़ी बदला है। अस्सलाम वालेकुम सर, आज़ाद आजिज़। सर मेरे दो जुड़े हुए सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि आपने बहुत कठिन सफ़र रहा होगा आपका, तो आपने इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपकी इस सारी काविश का, उसको किसी तरह से मैयर कर पाए आप? और दूसरा, अभी जबकि मेरी ज़ाती ख्याल के मुताबिक हम इंटेलेक्चुअल डेक्लाइन का शिकार हैं पाकिस्तान के अंदर, और सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, और एआई के आने के बाद तो कंटेंट प्रोड्यूस ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस दौर में इस तरह की जो कोई काविश है वो कहाँ फॉल करेगी आपके ख्याल से? सॉरी मैम, मेरा ध्यान चला गया था, जिसमें फिर से पूछिए ये। सर मेरे दो जुड़े सवाल ये हैं कि एक तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपकी जर्नी का, आपकी स्ट्रगल का, और दूसरा ये कि आजकल के दौर में जबकि कंटेंट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और एआई ने उसको मज़ीद आसान कर दिया है, इस तरह की किसी काविश का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो कहाँ फॉल करेगी? हाँ, तो ये मैं तो शुरू से ही जितना टाइम फिल्म बनाने में लगाता हूँ, उतना ही टाइम फिल्म दिखाने में भी लगाता हूँ। तो हर फिल्म के बाद 1-2 साल हमने दूसरी फिल्म नहीं बनाई, मगर जो फिल्म बनी है उसको दिखाने की कोशिश की, और दिखाने की कोशिश की, आम जनता में भी दिखाने की कोशिश की, दूरदर्शन में केस लड़े कि पब्लिक को दिखाई दे। तो इस तरह का काम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फिल्म बनाने से वो कैन में रह जाती है और कम लोग देखते हैं। और आज के ज़माने में एक हमारे पास जो ज़रिया है वो है इंटरनेट, यानी सेंसरशिप अगर हो तो भी हम नेट पे डाल सकते हैं, मगर नेट पे लोग वो आईबॉल्स कैसे मिलेंगे, या लोग हमारी फिल्म क्यों देखेंगे, जबकि पूरा जो कंपटीशन चल रहा है पूरी दुनिया में, एंटरटेनमेंट का इतना भारी रोल है। तो वो एक बात है। दूसरी बात है कि आज जैसे आप लोग जमा हुए एक रूम में और हम डिस्कशन कर रहे हैं फिल्म के बाद, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो नेट पे जो देखता है, एक आदमी एक स्क्रीन को देखता है, उसके बाद कोई चर्चा नहीं होती, उसको डिस्कशन नहीं होता। तो मुझे नेट पे फिल्म डालने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जबकि जो फिल्म स्क्रीनिंग्स के बाद, डिस्कशन के बाद मिलता है। और इसकी एम्प्लीफिकेशन यूं हो सकती है कि उस डिस्कशन को भी नेट पे डाला जाए, जैसा कि ये डिस्कशन नेट पे जा रहा है और मजीद जाएगा। हाँ, ये ना नेट मजबूरी है, नेट मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर देयर इज नो चॉइस।
Anand ji, this is Harun Riaz. I'm a documentary filmmaker as well. It's like an honor speaking to you. You're the kind of people that we look up to when we make documentary films. So a lot of people will talk about philosophy and politics and, you know, the impact of your film. So I would like to ask a question which is like more relevant to filmmaking and the process of filmmaking. And obviously there are like a lot of youth who are like looking to come into filmmaking. How did you manage back in the day? I mean, back in the 90s, because some of your films had like a very ideological subject to it. For example, In the Name of God. How did you manage to balance your finances? How did you manage to like fund your films? And also, what was it that like really drove you to like go out there in the middle of you know, all the right-wing, Hindu nationalists? Were you not afraid of your security? So just walk us through your filmmaking approach as well, and how did you manage to like balance your finances for the film? Thanks. तो एक बात ये है कि हमने हमेशा I was not attracted to filmmaking for the purposes of cinema. I'm not a cineast in that sense. So basically it was an extension of my belief system or my concern for society. So the film was a tool to do that, and I used the cheapest means possible. Every time we couldn't afford good equipment, we would use whatever we could find. जब celluloid होता था तब it was even more expensive, so we had to be very careful how much we could shoot. फिर जब video शुरू हुआ तो it became cheaper and more affordable. Today it is much more affordable because digital हो गया है और सबके पास phone है, तो filmmaking has become democratized in the sense that anybody can do it. Editing भी आसान हो गया है. So as long as you're not, यानी मैं सेल्फ सेंसरशिप नहीं करता हूँ कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा. ऐसा मैं नहीं करता हूँ. और मैं फंड्स के लिए पहले नहीं सोचता हूँ कि कैसे फंड्स हो जाएंगे और फिर कैसे फिल्म बनाऊंगा. मैं फिल्म बना शुरू कर देता हूँ और धीरे धीरे वो फंड्स आ जाते हैं कि बाय हुक और क्रुक. फंड्स यानी जितना फंड चाहिए फिल्म बनाने के लिए उतने मिल जाते हैं. और अब तो क्योंकि कुछ फिल्में डिस्ट्रीब्यूशन में हैं तो उसमें से थोड़ी इनकम आती रहती है. नमस्ते आनंद जी, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. मेरा क्वेश्चन पाकिस्तानी जो फिल्म कम्युनिटी में काफ़ी एक प्रोमिनेंट फिल्म मेकर है शर्मीन उबैद चिनॉय, इन्हें 2 टाइम्स ऑस्कर भी मिला, तो आप उनको किस तरह देखते हैं? उन्होंने एसिड किलिंग्स पर और ऑनर आपकी किलिंग्स आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वॉल्यूम कम हो. सलाम, नमस्ते सर. मेरा क्वेश्चन पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में है. फिल्म जो कम्युनिटी है, शर्मीन उबैद चिनॉय है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उन्होंने 2 टाइम्स ऑस्कर भी जीता है, तो आप उनको किस नज़र में देखते हैं? उन्होंने जो एसिड किलिंग्स पे काम किया है, ऑनर किलिंग्स पे जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, तो आप किसको फॉलो करते हैं? लाइक पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा काम हुआ है. जी नहीं, मैंने उनकी फिल्में बहुत नहीं देखी हैं, मगर देखी हैं. बहुत अच्छी फिल्म बनाती हैं और उनको वो पाकिस्तान में रहती हैं या अमेरिका में रहती हैं मुझे, क्योंकि उनकी फिल्म्स काफ़ी अच्छी, प्रोडक्शन वैल्यूज काफ़ी हाई हैं. और तो मैं सोच रहा था कि उसके पीछे टेलीविज़न के भी पैसे हैं, तो वो अच्छा है. मगर एक चीज़ है कि हमें, यानी वही मैं कह रहा था कि पैसे ना भी हों तो भी फिल्म बन सकती है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए. और हाँ बोलिए. बट उनको इतना अच्छा नाम नहीं मिला, मतलब पाकिस्तान में एक बैकलैश मिला था उनको. हाँ, मुझे नाम से फर्क नहीं पड़ता, उनका काम अच्छा हो तो दैट इज, यानी लोग फिल्म उसकी देखते हैं तो अच्छी बात है.
जिस तरह बाकी आर्टिस्ट एक गाना गाकर इतना वायरल हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन शर्मीन उबैद चिनाई को आई डोंट थिंक सो कि वो इतना पॉपुलर है, लेकिन एट द ग्लोबल लेवल उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। हाँ, और भी लोग होंगे जो फेमस नहीं हैं, जो जिनको अवार्ड भी नहीं मिले हैं मगर अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे हम इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं। यानी मैं लकी रहा हूँ कि मेरी फिल्में गई हैं, कुछ अवार्ड्स मिले हैं, और तो मगर अच्छा काम करने वाले लोग बहुत हैं। Assalamu alaikum, sir. My name is Dr. Vikas. I would like to thank you for showing us that conscience forms an integral part of Indian filmmakers, at least amongst the few. I have a question: that did you ever face backlash in the form of an existential threat to your career or life from BJP and RSS, especially after filming documentaries addressing neglect amongst the minorities and providing a medium of communication that shapes public opinion to encourage incite and evoke outrage, causing dismay in the corridors of power? Thank you. देखिए, अगर थ्रेट्स हुए भी हों तो उसके बारे में बात करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो किसी को आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि we have to go through life as if there are no threats, because if you get worried about threats you won't do anything at all. ये तो करना ही है हमें। और थ्रेट्स अलग अलग लोगों के अलग अलग थ्रेट्स हो सकता है, यानी इट इज बट ऑल्सो पीपल गेट करेज फ्रॉम सीइंग पीपल हु हैव करेज, इन द सेंस दैट इफ वी स्टेप बैक डर के मारे तो हम तो गलत मैसेज देंगे लोगों को। Exactly, sir. Thank you. So I think we have और run out दूसरी of बात है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक तो मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू फंडामेंटलिज्म को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, जो शायद मुस्लिम अगर हो तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने कम्युनलिज्म के खिलाफ ज्यादा बोलूं। ये नहीं है कि दूसरे टाइप के कम्युनलिज्म नहीं होते हैं, मगर आपके यहाँ जो लोग बोलते हैं उससे हम इंस्पायर होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हर चीज पे बोलते रहें, मगर यानी मैं अपने प्रिविलेज का फायदा लेता हूं। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त हमारा ख़त्म हो गया, बैटरी भी अब जाने वाली है। आनंद, बहुत मज़ा आया आपके साथ। किसी तरह से आप वीज़ा लेकर आए पाकिस्तान तो फिर यहाँ आपकी फिजिकल प्रेजेंस होगी और बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल। और मेरी जो नई फिल्म है जो मेरे पेरेंट्स पे है, वो अगर आप देखते तो आपको जानकारी मिलती कि मेरी माँ भी जो आज पाकिस्तान में है, हैदराबाद सिंध की थी, सिंधी थी। तो यानी वी हैव अ कनेक्शन, जो फैमिली कनेक्शन टू पाकिस्तान आल्सो। Excellent, and may that be revived. Thank you very much. Thank you. Thank you for doing this. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। Thank you. अच्छा, Nayyar has one last thing to say? नहीं। हाँ। Yeah. Bye bye. Bye, and nice to see you all still fighting. Of course, we're not giving up. You're not giving up. Nobody is giving up. Okay. That's then. right. Bye. Thank you.